हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्टडी जनरल के फेसबुक पेज पे आप सभी का स्वागत है। मैं पवन शर्मा। और दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में डिस्कस करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज थेफ्ट। हम थेफ्ट के ऊपर में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो सेक्शन है 378 है बेसिकली आईपीसी का, जो कि कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू थेफ्ट कि चोरी क्या है आखिर में। देखिए, इस सेक्शन से आप ये मान के चलना, आपको क्वेश्चंस तो हमेशा आते ही हैं, बट जो क्वेश्चंस का नेचर है वो बड़ा टेक्निकलिटी है। आजकल टेक्निक बेस्ड और सीधा सा मैं कहूँ कंसेप्चुअल बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या आ सकते हैं, और कुछ एक दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेंस में आए हैं जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, जिसमें कि आपको अगर सेक्शन का एनालिसिस नहीं पता है आपको, तो आप ये मान के चलना इट इज़ वेरी हार्ड टू यू टू गेट द राइट आंसर। So let's first we will discuss about what is the section 378 कि what is it, इसके जो essential ingredients हैं theft के, हम उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। आप सेक्शन 378 को आईपीसी की बेर एक्ट से पढ़ते हो तो मैं आपको मोटा मोटी बताता हूँ कि सेक्शन क्या कहना चाहता है। ये सेक्शन कहता है 378 कि whoever intending, कोई भी व्यक्ति डिसऑनेस्ट तरीके से, यानी कि उस व्यक्ति की इंटेंशन क्या होनी चाहिए, डिसऑनेस्ट होनी चाहिए, यानी कि वो जो भी एक्ट कर रहा है वो गुड फेथ में नहीं कर रहा है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन में क्या करता है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि चोरी जो हो रही है उस जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा होना चाहिए, वो मूवेबल होना चाहिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हम उसको क्या कर सकते हैं, ले जा सके। तो प्रॉपर्टी का नेचर होना चाहिए मूवेबल। इट मींस थेफ्ट में सिर्फ प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, मूवेबल होनी चाहिए। यहां से एमसीक्यू बनता है। तो ये सेक्शन कहता है कि कोई भी व्यक्ति जब डिसऑनेस्ट इंटेंशन से क्या करता है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी को जो किसी दूसरे के पोजीशन में है, रिमेंबर आई एम यूजिंग द वर्ड पोजीशन, मैं ओनर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पोजीशन की बात कर रहा हूं। पोजीशन का मतलब है कि उस समय उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका फिजिकली कंट्रोल है उसी को हम कहते हैं पोजीशन। तो जब भी कोई व्यक्ति जो कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन से एक मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी दूसरे व्यक्ति से जिसके अंडर में वो प्रॉपर्टी क्या है, पोजीशन में है, उससे वो उसके बिना कंसेंट के उससे उस प्रॉपर्टी को जब अपने पास टेक आउट करता है या टेकिंग इफेक्ट में लाता है, तो हम उसको कहते हैं थेफ्ट। इसका मतलब इस पूरे सेक्शन को आप देखोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चोरी कर रहा है व्यक्ति, उसके इंटेंशन क्या होनी चाहिए, डिसऑनेस्ट होनी चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरा, वो प्रॉपर्टी का नेचर क्या होना चाहिए, उस प्रॉपर्टी का नेचर होना चाहिए कि वो द प्रॉपर्टी शुड बी मूवेबल। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो थेफ्ट नहीं लगेगा। आउट ऑफ द पोजीशन, यानी कि जिसके पोजीशन में, जिसके कंट्रोल में वो ऑब्जेक्ट है, वो प्रॉपर्टी है, उसके पोजीशन से आपको बाहर वो प्रॉपर्टी लेनी है। और चौथा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होना चाहिए उस थेफ्ट का, टेकिंग आउट होना चाहिए। ये 4 एलिमेंट्स अगर आपके फुलफिल होंगे तभी आपके ऊपर सेक्शन 378 लगेगा, अदरवाइज देयर विल बी नो ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। ठीक है, ये हमने तो बात कर ली टेक्निकलिटी की। अब कुछ वर्ड है जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक्सप्लेनेशन में भी आएंगे। देखिए, जो भी व्यक्ति चोरी कर रहा है, अगर उसकी इंटेंशन गुड फेथ में होगी तो उसके ऊपर थेफ्ट नहीं लगेगा। गुड फेथ इज ऑलवेज अ गुड डिफेंस। किसी भी ऑफेंस के लिए गुड फेथ एक क्या है, एक अच्छा डिफेंस है, एक्सेप्ट द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को अगर हम छोड़ दें। तो ऐसा कोई व्यक्ति जब क्या करता है, कोई भी प्रॉपर्टी जो कि मूवेबल नेचर की है उसको पोजीशन से बाहर लेकर आता है। अब यहां पे एक चीज याद रखना, पोजीशन की बात हो रही है, यहां पे बात नहीं हो रही कि हु इज द एक्चुअल ओनर। ओनरशिप की कभी भी बात नहीं करता। ठीक है, सेक्शन जो हमारा 378 है हमेशा पोजीशन की बात करता है। इसका मतलब यह हुआ कि मान लो मेरा एक लैपटॉप है, वो मैं अपने दोस्त को देता हूं। जहां पे पोजीशन क्या हो गया, मैं ओनर हूं, मेरा लैपटॉप है, बट वो मैं अपने दोस्त को देता हूं। तो यहां पे ओनर मैं था, बट पोजीशन अब मेरे दोस्त के पास है, लैपटॉप मेरे दोस्त के पास है। मेरे दोस्त का दोस्त, जिस दोस्त को मैं लैपटॉप देकर गया हूं, उसको बिना बताए, ठीक है, किस, और उसकी इंटेंशन क्या है, डिसऑनेस्ट है, वो उससे लैपटॉप ले जाता है और दोस्त कंप्लेन करता है, तो उसके ऊपर 378 लगेगा। अब वो अगर कल को ये कहता है कि ये तो इसका मालिक ही नहीं है लैपटॉप, इसका मालिक तो कोई और है, मेरे ऊपर तो चोरी का इल्जाम लग ही नहीं सकता, वो डिफेंस का बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इस 378 में एब्सोल्युटली ये बात करता है पोजीशन की, कहीं पे भी ओनर की बात नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि ओनर चाहे कोई भी हो, जिसके पास उस समय पोजीशन है वो एक अपने आप में सफिशिएंट है। इट नेवर टॉक्स अबाउट द ओनरशिप। ठीक है, नाउ द क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन का नेचर है आप याद रखना, चोरी टेम्पररी भी कर रहे हो ना तो भी वो चोरी है। एक एग्जांपल है, के एन मीमा
वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान बहुत अच्छा और बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है। इस केस में क्या होता है, जो मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, एक एयरफोर्स के, इंडियन एयरफोर्स का एक ऑफिसर था और ही वॉज न्यूली इंडक्टेड। और वो क्या करता है, अपने विदाउट अपने कमांडिंग ऑफिसर को बिना बताए वो बंदा क्या करता है, एयरफोर्स का जो विमान होता है वो 25 से 20 मिनट के लिए एयरबेस से क्या हो जाता है, लेकर फ्लाइंग करने चला जाता है। अब 25 से 20 मिनट में चला जाता है कैंपस में, एयरबेस में हड़कम मचता है कि वेयर इज द जेट फाइटर का है, वो है नहीं। तो लेटर ऑन पता चलता है कि एक ऐसा बंदा है जो कि इंडियन एयरफोर्स का ही, कुछ 25 से 20 मिनट के लिए विदाउट मेकिंग द एंट्री, जब भी आप कोई जहाज या कोई भी गवर्नमेंट की चीजों को लेकर जाते हो तो यू हैव टू मेक एन एंट्री, यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम योर कमांडिंग ऑफिसर। आप अगर ऐसा करते हो, आपने इंडियन एयरफोर्स के रूल को तो डिसोबे कराइए, सिंपली वो आईपीसी के भी जो लॉ है उसको अट्रैक्ट करता है। तो उसके ऊपर से 78 का ऑफेंस जो होता है, मुकदमा दर्ज होता है। अब वो कहता है कि जो डिफेंस होता है एक्यूज्ड का, जो कि इंडियन एयरफोर्स का ऑफिसर होता है, कि मैं तो सिर्फ 20 से 25 मिनट के लिए इस जहाज को उड़ाने के लिए लेकर गया था, तो मैंने चोरी तो करी नहीं है, ये परमानेंटली नेचर की तो है नहीं। तो कोर्ट कहता है कि जो चोरी है वो आपने पोजीशन से लेकर चले गए कहां, इंडियन एयरफोर्स के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं वो उस समय उसके क्या थे, ही इज द कंट्रोलिंग, ही हैविंग द अथॉरिटी की उसके ऊपर कंट्रोल है, आप उनके बिना परमिशन के लेके जा रहे हो, चाहे वो आप 5 मिनट के लिए क्यों ना लेके जा रहे हो। इट मीन्स आपका इफेक्ट टेम्पररी भी है, इसके बावजूद भी आपने क्या करा, थेफ्ट कराया। और आपका ये कहना कि मैं सिर्फ कुछ मिनट के लिए लेकर गया था, ये अपने आप में एक आर्ग्यूमेंट या डिफेंस अच्छा नहीं है और कोर्ट उसको कन्विक्ट करता है। इट मीन्स टेम्पररी नेचर में भी आप लेकर जा रहे हो तो भी वो क्या अपने आप में थेफ्ट को अट्रैक्ट करेगा। अब मैं आपको कुछ अनोखे एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए एक पेड़ है, स्टैंडिंग ट्री है, अब वो अपने आप में तो अब इस समय इमूवेबल है, बट जैसे आपने उसको काटा वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो जाती है। अब अगर उस समय कोई उसको डिसऑनेस्ट इंटेंशन से बिना उस जो उसका पोजीशन में है, जो यानी कि जो कंट्रोल में है उस पेड़ का, अगर उसके बिना परमिशन के, उसके कंसेंट के बिना लेकर जाता है तो उसके ऊपर चोरी का मुकदमा लग जाएगा। अगर एक जानवर है, मान लो उस जानवर के ऊपर गोल्ड एक लदा हुआ है और आप खुद चोरी नहीं करते, आप क्या करते हो, उस जानवर का जो बंधा होता है किसी भी एक सामान से, उस जानवर को आप चोरी के पर्पज से उस जानवर को क्या करते हो, खोल देते हो, सो दैट कि वो जानवर क्या अपने आप चलता हुआ चले जाए। या आप उसको बिस्किट दे रहे हो या कुछ भी सामान दे रहे हो सो दैट कि वो क्या करे, अपने जिसके भी पोजीशन में है उससे बाहर आए, तो ये भी टेकिंग इफेक्ट में आ जाता है और ये भी थेफ्ट में कहलाएगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि इज ह्यूमन बॉडी सब्जेक्टेड टू, काफी बार एक पेपर में मैंने देखा था मेंस के में, यूपी में ही दिया था कि क्या ह्यूमन बॉडी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, क्या ये एक चोरी में आ सकते हैं। तो मैं आपको इसके ऊपर थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ह्यूमन बॉडी इज नॉट ए ऑब्जेक्ट, ह्यूमन बॉडी एक ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट होती तो इसकी फिर हम कोई भी व्यक्ति खरीद सकता था, तो ऐसा नहीं है। ह्यूमन बॉडी, पहली बात, इसको ना तो खरीदा जा सकता है ना इसको बेचा जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन बॉडी इज नेवर सब्जेक्टेड टू अ थेफ्ट, यानी कि ह्यूमन बॉडी चाहे जिंदी हो, अलाइव हो या डेड हो, उसको कभी भी खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। यानी कि ह्यूमन बॉडी सब्जेक्टेड नहीं है टू थेफ्ट। बट अगर कोई व्यक्ति मर गया है, उसकी बॉडी को दफन करा गया है, उसको अगर कोई चुराता है या निकालता है विदाउट द परमिशन, ठीक है, तो आपके ऊपर थेफ्ट लगेगा। अगर एक ह्यूमन बॉडी स्केलेटन जो रखा है म्यूजियम में, उस स्केलेटन को आप निकाल के ले जाते हो तो उस केस में थेफ्ट लग सकता है। ठीक है, ममीज जो प्रिजर्वेटिव्स हम उनको रखते हैं, इजिप्ट में आपने पढ़ा हुआ, इजिप्ट में होता है कि ममीज को प्रिजर्व करा जाता है साइंटिफिक तरीके से, तो उस केस में आप अगर उसको म्यूजियम से निकालते हो तो आपके ऊपर थेफ्ट लगेगा। तो इसका मतलब है ह्यूमन बॉडी अलाइव और डेड इज नॉट सब्जेक्टेड टू थेफ्ट, बट स्केलेटन हो गया या ममीज हो गई, बरियल हो गई, दफन हुई बॉडी को निकालते तो उस केस में इनको हम क्या कर सकते हैं, इट इज सब्जेक्ट टू थेफ्ट। नेक्स्ट, वाटर, पानी। पानी क्या थेफ्ट के अंदर आता है? अगर कोई मुझे सुन रहा है, जैसे कि मैं देख रहा हूं कुछ लोग देख रहे हैं, आप मुझे अपना बता सकते हो क्या जो पीने का वाटर है, सिंपल सी अगर वाटर की बात करूं तो वाटर इज सब्जेक्ट टू थेफ्ट और नॉट? तुक्का लगा सकते हो अगर चाहो तो। देखिए, वाटर इज सब्जेक्टेड टू थेफ्ट ओनली जब वो वाटर एक पोजीशन में हो किसी के, तभी वो चोरी के उसमें आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। जैसे समुद्र का पानी हो गया, समुद्र का पानी हो गया, वो कभी भी थेफ्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा, सी वाटर इट मींस। बट एक पीने का पानी, मान लो जो वाटर सप्लाई हो रही है और उस सप्लाई में लोगों के घर जाता है, तो उस वाटर सप्लाई, उस पाइप को तोड़ के कोई पानी निकालेगा तो वो थेफ्ट में आ जाएगा। अब नाउ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी आती है थेफ्ट में?
इलेक्ट्रिसिटी, अब कोई कहेगा कि सर इलेक्ट्रिसिटी तो इज अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कैसे आ सकती है थेफ्ट में? देखिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो होता है वो क्या करता है, एक लीगल फिक्शन क्रिएट करता है इलेक्ट्रिसिटी पर। सो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो कम्स अंडर द थेफ्ट, इलेक्ट्रिसिटी भी थेफ्ट में आती है। अच्छा, मूर्ति, आइडल, आइडल है एक मूर्ति, क्या मूर्ति आ सकती है? मूर्ति भी आ सकती है। कब तक? अगर एक मूर्ति को फिक्स करा है, किसी मंदिर में एक मूर्ति फिक्स है, तो उस समय तो उसका नेचर इमूवेबल है, बट जैसे ही उस मूर्ति को आपने किसी भी तरीके से सब्जेक्ट करा, यानी कि उसको डिटैच करा, उस समय वो मूवेबल बन जाती है, तब वो थेफ्ट में आ जाएगी। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, इनको रिमेंबर रखना, एग्जाम में आ जाए, और आ सकते हैं और आते भी हैं, आए भी हैं। तो इस तरीके के हैं। तो थेफ्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और एक और चीज, थेफ्ट में कभी भी ये नहीं देखा जाता कि वैल्यू कितनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वैल्यू कभी भी इमटेरियल है। 5 रुपए की चीज हो या चाहे 500 करोड़ की हो, चोरी चोरी है। तो अगर कोई ये कहता है कल को कि यार जो मैंने चोरी करा है 5 रुपए की है यार, इसके लिए तुम मुझ पे चोरी का इल्जाम थोड़ी लगेगा, तो भाई उसकी वैल्यू चाहे कम हो ज्यादा हो, इट नेवर, ये हमारे लिए इमटेरियल है। प्रॉपर्टी मूवेबल थी, चोरी हुई है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी, जो व्यक्ति चोरी कर रहा है सामने वाले के कंसेंट के बिना कर रहा है, और उसका इफेक्ट टेकिंग हो रहा है। टेकिंग का मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट वहां से डिस्प्लेस हो रही है, मूव हो रही है। अब डिस्प्लेस का मतलब यहां पर ये हो रहा है कि जो ओनर है या जिसके पोजीशन में वो ऑब्जेक्ट है, उससे वो चीज उसकी निगाहों से दूर हो गई यहां पर। तो दैट इज टेकिंग आउट, इसी को हम टेकिंग आउट कहते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उसको उसके घर से ले जाओ, आप जिस व्यक्ति के यहाँ चोरी कर रहे हो उसके घर में ही हो इवन, और आपने उसकी आंखों से, नजरों से एक सामान चुरा के अपने पाँव में या अपने पॉकेट में रख लिया और आप उसके घर में ही हो, तो भी टेकिंग आउट हो जाएगा, और ये सफिशिएंट है अपने आप में थेफ्ट के लिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है, इसके 5 एक्सप्लेनेशन है, जिसमें से खास करके पहला एक्सप्लेनेशन, चौथा और 5वां एक्सप्लेनेशन जो है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे सबसे ज्यादा एमसीक्यूज आपके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद एक और है, एक और केस है जो मुझे, हाँ, अवतार सिंह वर्सेस स्टेट। ये इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर में था कि एक व्यक्ति होता है, चोरी करता है बिजली की, और वो उसके ऊपर 378 का सेक्शन लग जाता है। तो वो कोर्ट को कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट सब्जेक्ट टू थेफ्ट, बट कोर्ट कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको एक मूवेबल ऑब्जेक्ट के तौर पे देखा गया और इसको लीगली क्रिएट करा गया है, सो हेंस आपके ऊपर चोरी का मुकदमा बनता है। तो ये केस इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और एक और केस है प्यारे लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या होता है, एक चीफ इंजीनियर जो होता है, और केस जो होती है वो अपने डिपार्टमेंट से कुछ 1 या 2 दिन के लिए एक दूसरे व्यक्ति को, अदर पर्सन को, अपने डिपार्टमेंट से फाइल निकालकर वो दे देता है, और बाद में उसके ऊपर चार्ज लगता है कि उसने 378 का ऑफेंस करा है। तो अब सवाल ये आता है कि 1 या 2 दिन के लिए फाइल को दे देना और वापस बाद में वो फाइल को वापस अपने डिपार्टमेंट में रख देता है, बट 1 या 2 दिन के लिए वो उस फाइल को, जो कि गवर्नमेंट फाइल होती है, सरकारी फाइल होती है, वो जो कि उसके पोजीशन में होती है खुद के में, ठीक है, और बिना अपने सुपरवाइज, अपने जो उसके ऊपर वाले अथॉरिटी होते हैं उनको बिना बताए वो 1 या 2 दिन के लिए उस फाइल को क्या करता है, उस जगह से दूसरी जगह अपने दोस्त को दे देता है 1-2 दिन के लिए, और बाद में रख देता है। तो कोर्ट कहता है कि ये थेफ्ट है, क्योंकि थेफ्ट कभी भी ये नहीं देखता कि नेचर जो होना चाहिए परमानेंट होना चाहिए या टेम्पररी होना चाहिए, यानी कि टेम्पररी है तो भी ऑफेंस है, परमानेंट है तो भी ऑफेंस है। चाहे कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए भी आप अगर उसको क्या कर रहे हो, ये सारे जो एलिमेंट्स है कि आप डिसऑनेस्ट इंटेंशन कर रहे हो, विदाउट कंसेंट कर रहे हो, प्रॉपर्टी मूवेबल है और टेकिंग आउट हो रहा है, तो ये अपने आप में सफिशिएंट है। आप ये नहीं कह सकते कि जी मैंने 1 या 2 दिन के लिए ली थी, वापस मैंने फाइल वहां रख दी है। तो ये केस इंपॉर्टेंट है। प्यारे लाल भार्गवा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, पेपर में आता है, इसको आप मेंशन करना। KN मेमा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अवतार वर्सेस स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे केस लॉज हैं जो कि एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं। नेक्स्ट, एक इसकी पनिशमेंट क्या है, इसकी जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 3 साल तक की हो सकती है, या फिर फाइन हो सकता है, या दोनों चीजें हो सकती हैं। और इसके अलावा नेचर क्या है इस ऑफेंस का, ये कॉग्निजेबल है, नॉन बिलेबल है, बट ऑब्वियसली ये कंपाउंडेबल है। इसको कंपाउंड कराया सकता है जिस व्यक्ति की परमिशन से, यानी कि जो यहाँ पे कंप्लेनेंट है वो अगर कहता है तो कंपाउंड कराया जा सकता है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। तो हेंस इट इज अ कंपाउंडेबल ऑफेंस विद लीव ऑफ द कोर्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज, और ये पनिशमेंट जो है सेक्शन 379 में मेंशन करा गया है। तो ये थेफ्ट के ऊपर में था दोस्तों, इसको जरूर सुनना ध्यान से, इससे क्वेश्चंस आते हैं, आपके प्रीलिम्स में भी आएंगे और मेंस में भी आएंगे। तो डाउट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और इलस्ट्रेशन आप जरूर देखना 378 के, क्योंकि इस इलस्ट्रेशन से ही आते हैं आपके।
कंसेप्ट क्लियर करना, इलस्ट्रेशन को क्लियर करना, आई गारंटी यू वोंट एबल, आई मीन आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी इस सेक्शन से रिलेटेड। ओके, तो दिस इज आई मीन द टुडेज लाइव सेशन अबाउट द थेफ्ट। नाउ द नेक्स्ट जो मैं आऊंगा वो एक्सटॉर्शन को लेके आऊंगा कि एक्सटॉर्शन क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज इसको आप शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि जो बच्चे जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा है, या जो बच्चा लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, या जो इवन लॉ स्टूडेंट्स एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, उनके ना कंसेप्ट बहुत क्लियर होने जरूरी है, क्योंकि लॉ स्टूडेंट्स के बच्चों को ना कंसेप्ट ज्यादा क्लियर नहीं हो रहे हैं। मैं देखता हूँ कि एक बच्चा लॉ पास आउट कर चुका होता है, बट इवन ही डोंट नो द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑफेंस। सो यही कोशिश है कि तैयारी भी होती रहे और आपको अवेयरनेस भी होती रहे। तो दिस इज टुडेज ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू, आई होप आपको पसंद आया होगा, तो जरूर आप इसको शेयर करना। ओके, तो गाइज थैंक यू।